हेलो बच्चों, क्या हाल? बढ़िया। तो आप क्या देख रहे हैं? फील फिजिक्स विथ या बाय सूरज पांडे। ठीक है। तो जैसा कि हमने सबसे पहले जो हमने वीडियो की अपनी शुरुआत की थी, तो हमने वेव ऑप्टिक्स शुरू किया था। ठीक है। तो वेव ऑप्टिक्स में हमारे कितने लेक्चर? 3 लेक्चर हुए हैं। जिसने नहीं देखा है वो जाके वॉच करेगा, और साथ साथ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कीजिए, जिससे आपको कंटिन्यूअस जो भी वीडियो के लेक्चर्स हैं उसका अपडेट आ सके और साथ साथ आपको पीडीएफ भी मिल सके। ठीक है। तो देखो, आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम वो जो 3 लेक्चर्स हमने पढ़े हैं उस पे हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग को डर लगता है ना न्यूमेरिकल से? भाई वेव ऑप्टिक्स कैसे सर, इतना भारी न्यूमेरिकल्स? बहुत सिंपल होता है। आज मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा किस तरीके से न्यूमेरिकल को अप्रोच किया जाता है। ठीक है। देखो, अभी इसमें 2 टॉपिक्स हमारे बाकी हैं वेव ऑप्टिक्स में। एक YDSC बाकी है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और एक डिफ्रैक्शन बाकी है। ठीक है। ये 2 मेन टॉपिक्स अभी बाकी हैं। ये आज क्वेश्चन का वीडियो करेंगे, उसके बाद YDSC करेंगे, फिर मतलब आज नहीं, आज तो क्वेश्चन करेंगे। कल के वीडियो में मतलब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी आपकी, उसमें YDSC होगा, उसके बाद उसके अगली वीडियो डिफ्रैक्शन होगा। तो जो क्वेश्चंस बचेंगे, जैसे आज 2 से 3 क्वेश्चन हम 3 क्वेश्चन तक देखेंगे, जिसमें हम कवर करेंगे पूरे जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने अभी 3 वीडियो में पढ़े हैं, उससे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। और जो आपका YDSC वाले क्वेश्चंस हैं और डिफ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस हैं, इनको जब दोनों पढ़ा लेंगे उसके बाद वो क्वेश्चन देख लेंगे हम। तो जो भी आपके NCERTs में क्वेश्चंस बेसिक दिए हुए हैं, मुश्किल से शायद 20 से 21 क्वेश्चंस दिए हुए, हम सारे सॉल्व करेंगे। तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। साथ साथ हम ये देखते हुए केवल सॉल्व नहीं करेंगे, हम देखेंगे क्यों आखिर क्वेश्चन वैसा पूछा गया है और क्यों क्या क्या चीज़ें निकालने को दी गई है और कैसे निकलेगी, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है। YDSC वाले क्वेश्चंस छोड़ के रखा हूँ मैं, वो आखिरी में करेंगे साथ ही साथ, और डिफ्रैक्शन वाले क्वेश्चन भी आखिरी में, क्योंकि वो दोनों टॉपिक पढ़ने के बाद अप्रोच करेंगे। ठीक है। चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन किसका? NCERT का। क्या है? देखो, मैं यहां पे लिख के रखा हूं कि किताब लेके घूमना ना पड़े। तो क्या बोला? मोनोक्रोमैटिक। सबसे पहला शब्द मोनोक्रोमैटिक लाइट है, हैविंग वेवलेंथ ऑफ इतना। वेवलेंथ कितना? 589 नैनोमीटर का वेवलेंथ है। एक मोनोक्रोमैटिक लाइट है जिसका वेवलेंथ 589 नैनोमीटर है। फ्रॉम द एयर, हवा से आ रही है। इंसिडेंट ऑन अ वाटर सरफेस, एक वाटर सरफेस पे टकराई। फाइंड द फ्रीक्वेंसी। क्या क्या निकालना हमें? ध्यान दीजिए, हमें निकालनी है फ्रीक्वेंसी, और क्या? वेवलेंथ, और क्या? स्पीड। 3 चीजें निकालनी है। कब? जब रिफ्लेक्टेड लाइट की और रिफ्रैक्टेड लाइट की, दोनों केस में। मतलब इसने क्या बोला कि मान लो ये मीडियम था, कुछ लाइट आई यहां टकराई, टकराने के बाद कुछ लाइट तो वापस निकल गई, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है। कुछ सर कुछ रिफ्रैक्ट हो गई। तो ये हमको बताइए कि पहले जब रिफ्लेक्ट हुई थी तब क्या होगी फ्रीक्वेंसी, क्या होगा वेवलेंथ, क्या होगा स्पीड, और जब रिफ्रैक्ट हुई तब बताइए फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पीड। तो चलो देखो, कॉन्सेप्ट बनाऊंगा मैं यहां पे, सीखना अच्छी तरीके से। एक बार मिटाने वाला ले लूं, देखना। कॉन्सेप्ट समझना, कॉन्सेप्ट ये समझ गए, हम इसको मिटा दें। हम सिंपल अब क्या क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले उसने बात की रिफ्रैक्टेड की, तो केस पहले पार्ट 1 देखेंगे हम लोग। रिफ्लेक्टेड की पार्ट। रिफ्लेक्टेड में क्या बोला उसने? फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो देखो, अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी केवल सोर्स पे डिपेंड करती है। मैंने बताया था, फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी डिपेंड अपॉन सोर्स। फ्रीक्वेंसी केवल सोर्स पे डिपेंड करती है, वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है। चाहे वो एयर हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो ग्लास हो, मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है। जहां से, जिस सोर्स से लाइट आ रही है, केवल उस पे फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है। तो सर अगर मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है सर, तो
रिफ्लेक्टेड में पूछ ले फ्रीक्वेंसी या रिफ्रैक्टेड लाइट में पूछ ले, दोनों में फ्रीक्वेंसी सेम रहनी है। अभी रिफ्लेक्टेड की बात कर रहे हैं सर, तो जो फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्टेड लाइट में होगी, मतलब जब ये लाइट आ रही थी और रिफ्लेक्ट हुई, कुछ रिफ्रैक्ट हुआ, तो जो रिफ्रैक्टेड लाइट में जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब मीडियम 1 में जो फ्रीक्वेंसी है, वही फ्रीक्वेंसी सर मीडियम 2 की भी होगी। मतलब रिफ्रैक्टेड हो चाहे रिफ्लेक्टेड हो, फ्रीक्वेंसी तो सेम आनी है। ठीक है, तो एक बार फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, हम दोनों में लिख देंगे। सर फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे सर? तो देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होता है आपका, फ्रीक्वेंसी ये फॉर्मूला हमने पढ़ा भी था जब दोनों लेक्चर देखे, जो नहीं देखा वो वॉच करे। फ्रीक्वेंसी क्या है सर? फील्ड फिजिक्स का मैंने इसीलिए वेव ऑप्टिक्स का मैंने वो बना दिया पूरा, क्या बोलते हो उसे, प्लेलिस्ट, जाके वॉच कीजिएगा। फ्रीक्वेंसी क्या है सर? फ्रीक्वेंसी होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन लैम्डा। क्या लैम्डा क्या है? वेव लेंथ है भाई, लैम्डा आपका वेव लेंथ है। ये है वेव लेंथ, लैम्डा आपका वेव लेंथ है। मिटा दो इसको, बस ये देख लो 589 नैनोमीटर मोनोक्रोमैटिक लाइट है और फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ, ये निकालना है हमें। इसको मिटा के हम लोग यही सॉल्व करते हैं। मोनोक्रोमैटिक लाइट है, ठीक है, मतलब एक सोर्स है। तो सर इसको मिटाओ, क्वेश्चन हो गया 589, याद रखना है भाई। लैम्डा कितना है? लैम्डा दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या क्या दिया हुआ भी मैं लिख देता हूं। क्या क्या गिवन है यहां लिख देता हूं, ध्यान देना क्वेश्चन में। गिवन सर क्या क्या दिया हुआ है? लैम्डा दिया हुआ है, लैम्डा मतलब वेवलेंथ कितना, 589 नैनोमीटर। और क्या सर दिया हुआ है? सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ है, कितना, 1.33। सर और क्या दिया हुआ है? बस दो चीजें दी हुई थी। तो हमने क्या देखना है, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो आपको लाइट की स्पीड सबको पता होती है भाई, नहीं पता है तो ये दिक्कत की बात है और याद रखनी है, ठीक है। सर फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है? फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा। सी होती लाइट की स्पीड, 3 × 10⁸। लैम्डा आपको दिया है, नैनोमीटर में है, एनएम नैनोमीटर, नैनो मतलब 10⁹। तो 589 इंटू 10⁻, नैनोमीटर, 10 क्या होगा, 9, ठीक है, 10⁹, ठीक है, 9, 10 मतलब वही -9 भाई, -9 नैनो है ना, माइक्रो -6, नैनो -9, 10⁻⁻9 हो गया। सर ये हो गया। फ्रीक्वेंसी हमने बोला डिपेंड करता है केवल सोर्स पे, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। तो चाहे रिफ्लेक्टेड की बात कर ले मीडियम 1 में, चाहे रिफ्रैक्टेड की बात कर ले, दोनों केस में फ्रीक्वेंसी सेम आएगी। सर यही फ्रीक्वेंसी आएगी। सर इसको कैलकुलेट तो कर लोगे ना, इसको तो कैलकुलेट कर लोगे भाई, कैलकुलेट कर लेना, कितना आएगा, करो भाई कैलकुलेट, जल्दी से कैलकुलेट करो। इसका आंसर आएगा, कैलसी उलसी तो मेरे पास भी नहीं है, कैलकुलेट करके मैं रख ही लेता हूं। इसका आंसर आएगा 5.09 इंटू 10⁻, क्या आएगा भाई? भाई है यार कैलसी कहीं, मेरे पास लिखा भी होगा कहीं पे इसका आंसर, कहाँ गई कॉपी यार, 14, ठीक है, 14 हर्ट्ज, ठीक है। तो भाई कैलकुलेशन तो कर लोगे, अब कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, कैलकुलेशन आपका काम है, ठीक है। तो ये 5.09 10⁻14, ये एनसीईआरटी के पीछे दिया हुआ है, इतना आंसर। तो ये आपका क्लियर हो गया सर। सर फ्रीक्वेंसी आ गई। सर फ्रीक्वेंसी जो रिफ्लेक्टेड की होगी वही रिफ्रैक्टेड की होगी, क्योंकि मीडियम पे नहीं डिपेंड करती है, सोर्स पे डिपेंड करती है। लिख लेना, दिमाग पे छाप लेना पूरा। सर फ्रीक्वेंसी आ गई सर। अब सर क्या निकालना है? सर स्पीड बताइए। तो सर रिफ्लेक्ट जब होता है लाइट, रिफ्लेक्ट होता है जब लाइट, तो भाई जिस मीडियम में पहले था उसी मीडियम में रिफ्लेक्टेड की बात कर रहा हूं मैं, रिफ्लेक्टेड सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। रिफ्लेक्ट, जब भी लाइट रिफ्लेक्ट होता तो उसी मीडियम में रहता है। इसका मतलब जो लाइट की स्पीड पहले थी वही लाइट की स्पीड अभी भी होगी। सर लाइट की स्पीड
उतनी ही रही होगी सर, 3 × 10⁸ जो पहले थी, मतलब जो इंसिडेंट रे की थी। और सर क्या निकालना था? फ्रीक्वेंसी, लाइट, वेवलेंथ। सर अभी मीडियम 1 ही है, मीडियम 1 में ही हूं अभी भी, रिफ्लेक्टेड रे मीडियम 1 में ही है, तो भाई वेवलेंथ भी सेम रहेगा। अगर देखो भाई मैंने क्या बोला, जो इंसिडेंट रे जिस मीडियम में है उसी मीडियम में रिफ्लेक्टेड रे है, और जो कि इसी दोनों सेम मीडियम में है, तो जो इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ होगी वही रिफ्लेक्टेड लाइट की भी वेवलेंथ होगी। मीडियम चेंज होने पर वेवलेंथ चेंज होता है, बताया था। क्या बताया था? जब मीडियम चेंज होता है तो स्पीड चेंज होता है, स्पीड चेंज होता है तो डिस्टेंस ही होती है वेवलेंथ, स्पीड चेंज होता है तो वेवलेंथ चेंज हो जाती है। तो मीडियम चेंज होने पर ही आपका स्पीड और वेवलेंथ चेंज होते हैं, मीडियम नहीं चेंज करोगे तो स्पीड और वेवलेंथ सेम रहेंगे। तो जो पहले इस मीडियम में था, मतलब उसी में रिफ्लेक्टेड रे आते हैं, तो जो पहले मीडियम की स्पीड और वेवलेंथ थे वही रिफ्लेक्टेड रे के भी स्पीड और वेवलेंथ होंगे, ध्यान रखना। मतलब अगर आप मीडियम चेंज नहीं करोगे तो आपके लैम्डा मतलब वेवलेंथ और स्पीड चेंज नहीं होगी, ठीक है। चलो अब क्या करना है भाई? सर मतलब लैम्डा भी उतना ही रह जाएगा जितना पहले था। कितना है? 589 नैनोमीटर। ये पार्ट 1 की थी, आंसर आया पार्ट 1 का, रिफ्लेक्टेड का। अब रिफ्रैक्टेड का देखेंगे, ठीक है, क्लियर। चलो भाई यही कर देता हूं। अब देखेंगे रिफ्रैक्टेड का। रिफ्रैक्टेड मतलब जब लाइट दूसरे मीडियम में पहुंच गई, देखो दूसरे मीडियम में पहुंचते ही क्या हुआ सर? पढ़ा था, दोनों वीडियो, दोनों लेक्चर जो हैं वेवलेंथ के बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वेव ऑप्टिक्स के, वॉच करना जिसको नहीं समझ आ रहा है। तो क्या है सर? मीडियम चेंज हो गया सर, मीडियम, लेकिन फ्रीक्वेंसी तो मीडियम पे डिपेंड करती नहीं है सर। तो जो फ्रीक्वेंसी पहले वही फ्रीक्वेंसी बाद में। सर फ्रीक्वेंसी वही उतार के रख दो, फ्रीक्वेंसी सर सेम रहनी है, 5.09 10⁻14 हर्ट्ज। ये मैं जानबूझ के लिख के लाया था अपने पास सॉल्व करके, क्योंकि ये तो भाई मैं वीडियो लेक्चर में सॉल्व करने बैठूंगा तो फिर हो गया काम, तो ये आपको सॉल्व कर लेना है। देखो कैलकुलेशन वाले टॉपिक्स जो होते हैं, वेवलेंथ थोड़ा सा कैलकुलेटिव टॉपिक है, तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशंस आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है पूरा पेपर में कैलकुलेशन आएगा, 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, तो डरने की बात नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी सर सेम रह जाएगी, क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। किस पे डिपेंड करता है? सोर्स पे। ये मीडियम दूसरा था आपका, मीडियम 2, ठीक है। चलो सर फ्रीक्वेंसी तो ही रह जाना है। सर तो चेंज क्या होगा? तो देखिएगा भाई, मीडियम चेंज होने से स्पीड चेंज होती है, स्पीड चेंज होने से वेवलेंथ चेंज हो जाती है, क्योंकि स्पीड क्या है? जितना तेज रहेगी स्पीड उतना ज़्यादा वेवलेंथ, जितना धीमे स्पीड उतना कम वेवलेंथ, ठीक है, क्लियर। तो मीडियम चेंज होगा तो स्पीड चेंज हो जाएगा और वेवलेंथ चेंज हो जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। सर देखिए तो स्पीड चेंज हो जाएगा, सर कैसे स्पीड चेंज होगा? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अब जब हम मीडियम चेंज कर रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो गया। सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है सर? म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बोलते हैं। सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? मैंने क्या बताया था उस क्वेश्चन में? एयर से आ रही है इंसिडेंट रे और वाटर है मीडियम 2, वाटर से रिफ्रैक्शन हो रहा है। सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है सर? ये होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, मतलब जिस मीडियम में रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट एयर का विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, तो ये आता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। म्यू की वैल्यू तो सर दी हुई है, वाटर में जा रहा है, वाटर के म्यू की वैल्यू दी हुई है, गिवन है। तो सर सी हमें पता ही है, तो वी ने निकाल लेंगे, स्पीड, ठीक है। तो स्पीड क्या आएगी यहां से देखना सर, स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड इन वाटर है, ठीक है, स्पीड इन वाटर है, W लिख देता हूं, मतलब स्पीड इन वाटर समझना, इज इक्वल्स टू सर C है ही 3 × 10⁸8, सी V को उधर ले गया, म्यू को नीचे लेके आया, म्यू को नीचे लेके आया भाई। देखो यहीं से, देखो यहां से क्या किया हमने, लिख देता हूं भाई, आप लोग कंफ्यूज रहोगे वरना, C/μ
तो c क्या है 3 इंटू 10⁸ और म्यू क्या है 1.33। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेना भाई। देखो मैं लिख के आंसर लाया हूँ भाई इसका, आपको सॉल्व करना है कैलसी से उठा के। अब मैं कैलसी तो बीच में चलाऊंगा नहीं, ठीक है। कितना है, कितना है भाई 2.26 इंटू 10⁸, 2.26 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतना आपका आ जाएगा क्या, क्या वेलोसिटी। क्लियर। तो हमने क्या देखा भाई, जो जो फॉर्मूला आपको याद रखना है ये याद रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है जो, ये क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो आपकी स्पीड चेंज करता है। क्योंकि जब हम मीडियम चेंज करते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने की वजह से स्पीड चेंज हो जाती है। सर कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ही होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, मतलब जिस भी मीडियम में जा रहा है उसकी वेलोसिटी। सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा जब मीडियम चेंज होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हुआ, इसकी वजह से वेलोसिटी चेंज हो जाती है। और वेलोसिटी चेंज हुई इसकी वजह से लैम्डा, लैम्डा मतलब वेवलेंथ चेंज हो जाता है। तो तीन चीज हमेशा याद रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हुआ मतलब मीडियम चेंज होने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने से वेलोसिटी चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होने से लैम्डा चेंज हो जाता है। लेकिन फ्रीक्वेंसी तो इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, मीडियम पे ही डिपेंड नहीं करती है। तो भाई जो सोर्स से फ्रीक्वेंसी आएगी वही रहेगी हमेशा, ठीक है। ये हो गया सर, आपने निकाल दिया क्या वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कितनी आ गई हमारी, इतनी आ गई वेलोसिटी, ठीक है। अब क्या निकालना है सर, हमने देख लिया भाई फ्रीक्वेंसी सेम रह जाएगी, वेलोसिटी इतनी आ गई, अब लैम्डा निकालना है। चलो अब लैम्डा देख लेते हैं। तो ये जो तीन फॉर्मूले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना इसको भाई। और एक फ्रीक्वेंसी वाला c अपॉन लैम्डा लिख देता हूं मैं, बाद में लिख दूंगा। वेलोसिटी देख लेते हैं, वेलोसिटी होगी। तीसरा क्या है बच्चा, लैम्डा देखना सर। लैम्डा कैसे निकाले सर, लैम्डा कैसे निकाले सर। तो लैम्डा क्या होता है, लैम्डा क्या होता है, ठीक है, c लैम्डा इक्वल्स टू c अपॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो लैम्डा क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम अपॉन फ्रीक्वेंसी। बेसिकली सब मेन ये क्या होता है, मेन हम याद रखते हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू c अपॉन लैम्डा, ये याद रखते हैं हमेशा। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन लैम्डा, ये होता है। अब हमें फ्रीक्वेंसी तो पता है सर, फ्रीक्वेंसी तो निकाल लिया है, c पता है तो लैम्डा नहीं निकल आएगा, निकल आएगा। तो सर लैम्डा यहां से क्या आया, लैम्डा इक्वल्स टू c अपॉन f। c कितना है, c है 3 इंटू 10⁸, सबको पता होता है। f कितना है, f निकाला, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है, तो जो पहले वही बात, तो वही वाला f निकाल यूज कर लेना है। 5.09 इंटू 10⁻14। क्लियर, इसको सॉल्व कर लेना, तुम्हारा लैम्डा भी आ जाएगा। कितना आएगा, मैं लिख के रखा हूँगा भाई, कितना आएगा भाई लैम्डा, लैम्डा आपका आएगा 4.44.007 नैनोमीटर, 444.007 नैनोमीटर, याद रखना, इंटू 10⁻9, इसी को लिख देते हैं 444.007 नैनोमीटर, ये आपका आ गया। तो हमने तीनों चीज कैलकुलेट कर ली। क्या क्या कैलकुलेट कर लिया भाई सर, तीन ही चीज केवल याद रखनी है इस पूरे में। एक तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला c अपॉन लैम्डा, ठीक है, लिख देता हूं, इसको मिटा दूं, लिख लिया। चलो अभी मैं फॉर्मूला तीनों लिख देता हूं जो आपको याद रखना है। क्या याद रखना है सर, सबसे पहली चीज फ्रीक्वेंसी सर क्या होती है, फ्रीक्वेंसी c अपॉन लैम्डा, पहला फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। सर दूसरा फॉर्मूला क्या याद रखना है, दूसरा फॉर्मूला आपको याद रखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन
वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, मीडियम यहां पे v मीडियम लिख देता हूं, मीडियम की वेलोसिटी हो गई, मतलब vm क्या है यहां पे, वेलोसिटी इन मीडियम, जिस मीडियम की आप कैलकुलेट कर रहे हो, ये चीज हो गई। और सर क्या रखना, बस ये दो मेन फॉर्मूले हैं, जिसको आप याद रखोगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, ये मैंने पहला क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या था भाई, सेकंड क्वेश्चन था व्हाट इज द शेप ऑफ वेव फ्रंट। आप एनसीईआरटी खोलो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन 2 क्या बोला है, क्या बोला है क्वेश्चन 2 एनसीईआरटी का, इसमें बोला है कि व्हाट इज द शेप ऑफ द वेव फ्रंट। वेव फ्रंट की शेप क्या होगी जब लाइट डाइवर्जेस फ्रॉम पॉइंट सोर्स, मतलब जब लाइट पॉइंट सोर्स से निकल रहा है, इसका मतलब वेव फ्रंट की शेप पूछा है। चलो भाई मार्कर चलना भी बंद हो गया। वेव फ्रंट की शेप पूछा है। वेव फ्रंट की शेप पूछ रहा है जब लाइट एक कहां से, पॉइंट सोर्स से निकलती है। तो हमने पढ़ा था, जिसने लेक्चर नहीं वॉच किया पहला लेक्चर देखेगा क्लियर हो जाएगा। जब किसी पॉइंट सोर्स से लाइट निकल रही होगी तो भाई आपको पता ही है, आपने क्या करना है, एक लो पत्थर पानी में गिरा देना है, पानी में जैसे वेव चल रही होगी उसी तरीके से लाइट चलती है। रूम में अगर मान लो यहां पे पॉइंट सोर्स हो, मान लो ये पॉइंट सोर्स है, यहां से चारों डायरेक्शन में लाइट निकलती है, चारों डायरेक्शन में लाइट निकलती है, तो हम क्या मान सकते हैं कि स्फेयर मान सकते हैं इसके सराउंडिंग में। एग्जांपल भी दिया था, फुटबॉल के बीच में अगर लाइट रखी हो तो फुटबॉल के सरफेस से पास होगी, एग्जांपल दिया था। सर लाइट कैसे निकलेगी सर, एक स्फेयर के तरीके से निकलेगी लाइट, इस तरीके से, इस तरीके से लाइट निकलेगी सर। ठीक है, मतलब लाइट ऐसे ऐसे जा रही होगी, सीधा नॉर्मल होगा वेव फ्रंट से लाइट हर डायरेक्शन में। सर लाइट ऐसे ऐसे, एक पॉइंट सोर्स से लाइट ऐसे निकलेगी। क्लियर, नहीं क्लियर हो रहा, डायग्राम और डार्क कर दूं, लो भाई। अब तो क्लियर हो गया होगा। यही आपका वेव फ्रंट है, एक पॉइंट सोर्स से यही आपका वेव फ्रंट बनेगा, पॉइंट सोर्स से वेव फ्रंट। तो ये आपके वेव फ्रंट हो गए, ये हो गया वेव फ्रंट, ये हो गया, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, ये सब क्या है, वेव फ्रंट हैं। लाइट ऐसे ऐसे जा रही होगी चारों तरफ, इधर ही नहीं इधर भी जा रही होगी भाई, इधर भी लाइट जा रही होगी ऐसे ही, इधर भी जा रही होगी लाइट, ये भी जोड़ लो, ठीक है, इसको भी बना लो। तो ऐसे जा रही होगी, मैंने एक तरफ इसलिए दिखाया कि क्लियर हो जाए। तो लाइट दोनों तरफ, सब तरफ से निकल रही, सब तरफ से निकल रही लाइट। ये लो भाई, ये लो भाई, ये आपका पॉइंट सोर्स था, लाइट चारों तरफ निकल रही। क्लियर, ये क्लियर हो गया सर। अगला क्या, अगला बोला है क्वेश्चन में कि भाई लाइट इज इमर्जिंग फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन अ पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड इन द फोकस। तो देखो एनसीईआरटी खोल के देखो क्या अगला पॉइंट बोला है कि लाइट अगर एक कॉन्वेक्स प्लेन से निकले, मतलब बोला है कि भाई लाइट एक कॉन्वेक्स लेंस से निकले, कॉन्वेक्स इमर्जिंग फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, लाइट, लो भाई आपका मार्कर भी बेकार हो गया यार। ठीक है, लाइट एक कॉन्वेक्स लेंस से निकले, लो भाई कॉन्वेक्स लेंस मैंने बना दिया। अब लाइट निकलती हुई दिखा देते हैं। लाइट कॉन्वेक्स लेंस से निकले, लेकिन कहाँ रखा हो, सोर्स क्या हो, फोकस पे रखा है। तो हमने पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो इस वेव ऑप्टिक्स के बाद रे ऑप्टिक्स में पढ़ाऊंगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। जब भी लाइट लेंस के फोकस पे रखी रहती है, जब भी लाइट लेंस के फोकस पे रखी रहती है, तो लेंस पे जाने के बाद परपेंडिकुलर मतलब इन्फिनिटी ट्रेवल करने लगती है, इन्फिनिटी चली जाएगी।
तो लाइट जब भी, मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट लेंस के फोकस पे रखा जाता है, ठीक है, तो उसकी इमेज इन्फिनिटी पे बनती है, मतलब पैरेलल हो जाती है रेज। तो कोई भी रे फोकस से अगर पास होती है तो वो लेंस के टकराने के बाद पैरेलल हो जाती है। मतलब आपका क्या वेव फ्रंट सर कैसे बन रहा होगा, ये देखो, प्लेन प्लेन। तो वेव फ्रंट क्या बन गया आपका, ये है वेव फ्रंट, ये है आपकी लाइट जा रही होगी सर, वेव फ्रंट ये हो गया। तो ये तीनों क्या बन गए, क्या बन गए भाई, वेव फ्रंट। वेव फ्रंट, ठीक है। इससे क्या कॉन्सेप्ट सीखने को मिला, इससे कॉन्सेप्ट ये सीखने को मिला कि जो भी लाइट आपकी पास कर रही है हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होगी। मतलब अगर आपको लाइट मिल गई, उसके परपेंडिकुलर लाइन बना दो, वही वेव फ्रंट बन जाएगा। तो यहां से क्या मिला कि अगर हमें लाइट मिल जाए जाती हुई, ठीक है, हम उसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें तो वेव फ्रंट मिल जाएगा हमें, ठीक है। ये देखो परपेंडिकुलर लाइट, जो भी लाइट मिल जाए आपको जाती हुई, आप लाइट के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो, आपको वेव फ्रंट मिल जाएगा। तो सर ये तीनों वेव फ्रंट हो गए, देखो परपेंडिकुलर लाइन बना दी लाइट के। ये हमारा पता था कि फोकस पे लाइट रखा हुआ है, तो हमें पता है कि फोकस से कोई भी रे निकलती है, लेंस पे के टकराने के बाद पैरेलल हो जाती है। तो मैंने पैरेलल लाइटें भगा दी, ये है लाइट चल रही थी पैरेलल, और मैंने क्या किया, लाइट के परपेंडिकुलर बना दिया अपना क्या, वेव फ्रंट। ये तीनों हो गए आपके वेव फ्रंट, क्लियर। तो अगर लेंस के फोकस पे कोई भी चीज रखी जाएगी, वो लेंस पे टकराने के बाद पैरेलल हो जाती है, पैरेलल। क्योंकि जब भी फोकस से कोई भी फोकस पे ऑब्जेक्ट होगा, तो जो फोकस से रे निकलेगी वो लेंस के टकराने के बाद पैरेलल हो जाती है। पैरेलल हो गई थी लाइट। अब मैंने क्या किया, जो भी भाई लाइट मिल जाए हमें, लाइट पे परपेंडिकुलर बना दो, वही आपका क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वेव फ्रंट। लास्ट केस में देखा था, पॉइंट सोर्स था, यहां से लाइट ऐसे ऐसे निकल रही थी सब तरफ। तो मैंने क्या किया, मैंने एक सर्किल बना दी जो परपेंडिकुलर हो गई, बस। तो ये आपका वेव फ्रंट बन गया, क्लियर। ये दोनों हो गया सर। अब आखिरी केस क्या बोला है, पोर्शन ऑफ द वेव फ्रंट ऑफ द लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंट स्टार इंटरसेप्ट। मतलब बहुत दूर स्टार है, तो वो लाइट का पोर्शन बताओ जो पृथ्वी पे आके टकराती है, ठीक है। बहुत दूर स्टार है, तो लाइट का वो पोर्शन बताओ कैसा वेव फ्रंट बनाएगी जो पृथ्वी पे आके टकराएगी। तो हमने क्या बताया था, प्लेन वेव फ्रंट होता क्या है, प्लेन वेव फ्रंट बेसिकली सर स्फीयर ही होता है, स्फीयर से ही लाइट निकलती है। लेकिन जब बहुत दूर चली जाती है तो एक प्लेन लाइन की तरह बिहेव करने लगती है। स्फीयर से लाइट जब निकलती है, जो बहुत दूर, देखो मतलब किसी भी लाइट सोर्स से जब लाइट निकलती है और आप बहुत दूर और छोटा सा हिस्सा लो, बहुत दूर लो और छोटा सा हिस्सा लो, तो आपको क्या लगेगा भाई, ये एक प्लेन है, यही महसूस होगा। वैसे ये स्टार बहुत दूर है, तो वहां से जब भी लाइटें आती हैं तो स्फीयर के फॉर्म में तो निकलती है सर लाइट, दो एक सोर्स से स्फीयर के फॉर्म में। लेकिन जब बहुत दूर आ जाती है और हम छोटा सा अर्थ का हिस्सा देख रहे हैं, वो पूरे यूनिवर्स में, मतलब पूरे गैलेक्सी में गई, लेकिन हम एक अर्थ का हिस्सा देख रहे हैं, छोटा सा हिस्सा, तो हमें क्या लगेगा, एक प्लेन वेव आ रही है, क्लियर। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया। तो भाई सर हमारे तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, अब क्या बचा, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। सर 3 पे क्वेश्चन क्या दिया है, बोला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी है भाई, खोल लो। इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास दिया है, कितना दिया भाई, 1.5 ये दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास। और क्या पूछा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। पूछा है व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास पूछा है। यार ये तो बहुत लाइट चल रहा मारकर, कोई बात नहीं, वापस ट्राई करते हैं। व्हाट
इज स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दिया है, स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में पूछा है, और कुछ दिया है भाई? हाँ, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, तो क्या है, चलो भाई, और कुछ नहीं दिया। तो हमें स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास पूछा है। तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला याद है। देखो हमने क्या बोला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जब भी लाइट एयर में ट्रेवल करती है उसकी स्पीड अपॉन जब भी लाइट मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड। मतलब सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अभी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास की बात कर रहा है, ग्लास में लाइट की स्पीड पूछ रहा है। तो मान लो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास की ले लो, तो स्पीड ऑफ लाइट ग्लास की निकलेगी, कितनी आएगी? स्पीड ऑफ लाइट ग्लास की इज इक्वल टू सी अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। सी कितना है? सी है 3 × 10⁸, सबको याद होता है, 8 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आपको पता ही है 1.5। तो 1.5, तो ये डेसिमल ये हो गया, 1.5 है तो भाई डेसिमल हटाओ, डेसिमल हटाएं, 10⁸ है। तो ये लो डेसिमल हटा दिया यहाँ से, यहाँ 10 हो गया, कट करो, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10। तो क्या आया? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट आ गई, किसमें? ग्लास में। क्लियर? तो ये 3 क्वेश्चन जो हमने टॉपिक पढ़े, ये 3 क्वेश्चन उसके बेस थे। तो हमने तीनों क्वेश्चन आज कर लिए। अब हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे भाई डबल स्लिट अगले लेक्चर में। तो डबल स्लिट पढ़ लेंगे और साथ साथ डिफ्रैक्शन पढ़ लेंगे। ये 2 चीज़ पढ़ लेंगे तो बचे हुए जो 10, 12, 15 क्वेश्चन हैं, 20 क्वेश्चन हैं, क्योंकि डबल स्लिट यंग मॉडुलस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आना ही आना है। तो हम उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के, और साथ ही साथ डिफ्रैक्शन पढ़ के उसके भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, और कुछ जेईई मेंस के क्वेश्चन ले लेंगे और कुछ नीट के क्वेश्चन ले लेंगे। ठीक है, इससे हमारा पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलो मज़ा आया तो हिट लाइक एंड सब्सक्राइब। जो नए आए भाई याद है ना, फील फिजिक्स बाय सूरज पांडे। तो इसको क्या करना है? लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, चैनल जाके ज्वाइन करना है, पीडीएफ डाउनलोड करना है, रगड़ के पढ़ना है। बाय। चल।